आज हम 12वीं राजनीति विज्ञान पर आधारित एक प्रश्न बैंक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में जो प्रश्न प्रारूप हैं वो 2 अंकी और 3 अंकी हैं। जो पहली सीरीज है वो अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुल हमने 20 प्रश्न लिए हैं। आइए इनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का क्या तात्पर्य है? तो ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। शीत युद्ध का क्या अर्थ है या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो आपको इसमें बताना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी और इसी तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। इसमें युद्ध जैसा माहौल हमेशा कायम रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। यह हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह समाचार पत्र माध्यमों से या संचार के माध्यमों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, कूटनीतिक युद्ध है, प्रयोगशाला में लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस तरह से आपको बताना होगा। इस युद्ध में दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध से बचने का प्रयास करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? या गुट निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? इस तरह से करके प्रश्न ये भी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा गुट निरपेक्षता का जो शब्दार्थ है, किसी भी गुट में शामिल न होना है। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय दोनों ही महाशक्तियों के बीच गुटबंदी का दौर चल रहा था। दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने गुट में अधिक से अधिक देशों को शामिल करने के लिए प्रयासरत थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ देशों ने, विशेषकर तीसरी दुनिया के देश जो नव स्वतंत्र देश थे, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति का अनुसरण किया और उनकी इसी नीति को गुट निरपेक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न है, नव शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? अभी हमने शीत युद्ध देखा, अब नव शीत युद्ध की बात हो रही है। देखें, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इसके बाद दोनों ही महाशक्तियां तनाव को कम करने के लिए प्रयास करने लगती हैं और इसके बाद जो है तनाव शैथिल्य का दौर प्रारंभ हो जाता है। और ये जो तनाव शैथिल्य का दौर है 1962 यानी क्यूबा मिसाइल संकट 1962 से 1979 तक चलता है। जब जो है अफगानिस्तान पर सोवियत संघ सेना भेज देता है, तो ये जो है जो तनाव शैथिल्य का दौर था वो समाप्त हो जाता है और फिर से तनाव में वृद्धि हो जाती है। तो कुछ लेखकों ने इसे ही नव शीत युद्ध की संज्ञा दी है। यानी 1979 अफगानिस्तान संकट के बाद नव शीत युद्ध प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, भारत गुटबंदी में शामिल क्यों नहीं हुआ? तो आपको बताना है कि भारत अभी अभी आजाद हुआ था। 1947 की बात हो रही है। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और उस समय पूरे विश्व में शीत युद्ध और गुटबंदी का दौर चल रहा था। भारत यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो शीत युद्ध की जो लपटें हैं वो भारत तक पहुंच जाती। भारत अपने देश के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए जो है शांति चाहता था, वो किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने गुटबंदी से अपने आप को दूर रखा। दूसरी बात यह कि अगर एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट की सहायता से वह, आर्थिक सहायता से वह वंचित हो जाता। इसलिए वह दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने का विकल्प खुला रखना चाहता था। इसलिए उसने किसी भी गुट में शामिल न होने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध, इसे रोक एवं संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार शीत युद्ध काल में दोनों ही महाशक्तियां युद्ध से बचने का प्रयास कर रही थी
और ये युद्ध से बचने का प्रयास क्यों कर रही थी? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न थी। यदि युद्ध होता तो दोनों का ही विनाश निश्चित था। युद्ध में विजेता कौन होता, पराजित कौन होता, इसका निश्चय नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों का ही बहुत ही बड़े पैमाने पर विनाश होता। ऐसी स्थिति में जो है दोनों ने युद्ध से बचने का ही निश्चय किया। इसी को रोक एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही अपरोध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में क्यों नहीं बदला? तो देखें, जो अपरोध का सिद्धांत है, रोक एवं संतुलन का सिद्धांत है, उसी के कारण जो है शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे से भयभीत थी, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। अगर युद्ध होता तो दोनों का विनाश निश्चित था, इसलिए दोनों ही महाशक्तियां युद्ध को टालने का प्रयास कर रही थी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए यानी अमेरिका तथा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको ये बताना है कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय यूएसए के राष्ट्रपति JF कनेडी थे तथा यूएसएआर यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो जो है निकिता खुश्चेव थे। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ? तो शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। तो ये भी 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच टकराव था? तो बताना है कि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी और सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी, और इन्हीं दोनों विचारधाराओं में टकराव के कारण शीत युद्ध जैसी स्थिति विद्यमान थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही विचारधारा एक दूसरे के विरोधी हैं। द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है? जब पूरा विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था, उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जो है अपने अपने गुट को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए प्रयासरत थी। तो पूरा विश्व द्विध्रुवी हो गया था, यानी एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ, और ज्यादातर देश किसी न किसी गुट में शामिल हो गए थे। तो इसे ही द्विध्रुवीयता कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के क्या कारण थे? तो द्विध्रुवी व्यवस्था के उदय के कारणों में आप बता सकते हैं कि शीत युद्ध और गुटबंदी ये द्विध्रुवी विश्व के उदय के कारण है। दूसरा ये कह सकते हैं परमाणु युद्ध का भय, क्योंकि अ, सोवियत संघ और अमेरिका के पास परमाणु बम था, और जो बाकी देश थे जिनके पास परमाणु बम नहीं थे, तो वो इन देशों की सुरक्षा की छतरी के नीचे चले गए थे, क्योंकि अपने आप को परमाणु सुरक्षा वो प्राप्त करना चाहते थे। और जो कि इतना आसान तो था नहीं सभी देशों के लिए परमाणु हथियार विकसित करना, तो इसलिए वो किसी न किसी एक महाशक्ति के शरण में चले गए थे, इसलिए पूरा विश्व द्विध्रुवी हो गया था। फिर लिखा है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन दोनों ही महाशक्तियां समझदारी दिखाई और युद्ध को टाल दिया। इसके बाद तनाव शैथिल्य का दौर प्रारंभ हो जाता है, यानी तनाव को कम करने के लिए प्रयास शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है चरम बिंदु कहा जाता है, यानी इस समय जो टेंशन का माहौल था एकदम पीक पर था। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो देखें, जो पूंजीवादी देशों का जो गुट है उसको जो है पहली दुनिया कहते हैं, और जो समाजवादी देशों का जो गुट है यानी सोवियत संघ के नेतृत्व वाले जो देश हैं उनको जो है दूसरी दुनिया कहते हैं, और जो गुट निरपेक्ष देशों का गुट है उसे तीसरी दुनिया कहते हैं। देखिए मैप पर आप देख लीजिए, ये जो है देख रहे हैं कि ये येलो कलर में पहली दुनिया को दिखाया गया है, यहाँ पर अमेरिका को दिखाया गया है, कनाडा को दिखाया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया गया है। तो ये पहली दुनिया है। और दूसरी दुनिया में किसको किसको दिखाया गया है, ये देख रहे हैं कि जो रेड कलर है सोवियत संघ, और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको रेड कलर से दिखाया गया है, इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। और ये जो ग्रीन कलर से है ये तीसरी दुनिया है, इसमें ज्यादातर दक्षिण के देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं, अल्प विकसित देश हैं।
अब अगला प्रश्न है, हथियारों की होड़ का क्या तात्पर्य है? हथियारों की होड़, तो शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई थी। हथियारों की होड़ का मतलब अधिक से अधिक हथियारों के विकास और संग्रह करने का जो दौर था, उसे ही हथियारों की होड़ कहा जाता है। दोनों ही महाशक्तियों को ये पता नहीं था कि हमारे शत्रु के पास किस तरह के हथियार हैं या कितनी मात्रा में हथियार है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हथियार को विकसित करके और भंडारण करने में विश्वास रखते थे। चाहे परमाणु हथियार की बात हो, चाहे परंपरागत हथियार की बात हो, चाहे रासायनिक हथियार की बात हो, चाहे जैविक हथियार की बात हो, हर तरह के हथियारों को जो है ये ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने में विश्वास कर रहे थे। इसे ही हथियारों की होड़ कहा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न है, गुटबंदी के दौर का क्या तात्पर्य है? गुटबंदी के दौर, तो शीत युद्ध के काल में दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए गुटबंदी कर रही थी। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो से सीटो सेंटो गुट बने थे, जबकि इसके अपोजिट सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन किया था। तो इसे ही गुटबंदी का दौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्शल एवं ट्रूमैन योजना क्या थी? तो मार्शल योजना की बार बार चर्चा होती है। मार्शल योजना और ये ट्रूमैन योजना दोनों ही अमेरिका की योजना थी, और मार्शल योजना के तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनके पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने गुट में शामिल करने की नीति थी। यानी मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता पहुंचाकर पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिकी गुट में शामिल करना था। और ट्रूमैन योजना क्या था? ट्रूमैन योजना का संबंध है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। साम्यवाद यानी जो सोवियत संघ था, वो भी अपने गुट में अधिक से अधिक देशों को शामिल करने के लिए प्रयासरत था। तो उसके प्रयास को जो है निष्फल करने के लिए ही ट्रूमैन योजना लाई गई थी। अब नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नाटो में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप के देश चूंकि इसमें शामिल थे। यहाँ पर देख लें, ये जो है, ये जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं और ये नाटो में शामिल थे। तो इसलिए इन्हें जूम कर दे रहे हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। अब देखें, इसी के साथ ये भी अगला प्रश्न है कि वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है? तो अब देखें, वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ और हाइलाइटर ले लेते हैं। वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वो शामिल थे। वार्सा पैक्ट यहाँ देखिए रेड कलर में दिखाया गया है, तो इसलिए इसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं। यानी वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। और नाटो को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं, क्योंकि इसमें पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। एक याल्टा समझौता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक याल्टा समझौता हुआ था, और उस याल्टा समझौते के तहत जो है, जो पूर्वी यूरोप का जो भाग था, वो सोवियत संघ के नेतृत्व में दे दिया गया था, और जो ये पश्चिमी यूरोप का जो भाग था, वो जो है अमेरिकी नेतृत्व में सौंप दिया गया था। तो इसी आधार पर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का बंटवारा हो गया था। यहाँ तक कि जर्मनी के भी दो भाग हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और जो पूर्वी जर्मनी था, वो सोवियत गुट में था, और जो पश्चिम जर्मनी था, वो अमेरिकी गुट में शामिल था। तो ये हो गया। हाँ, तो ये दिया है पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन क्या है, वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहा जाता है, नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है। ये तीनों ही प्रश्नों का उत्तर हमने मैप के माध्यम से दे दिया है। अब अगला प्रश्न है, तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? तनाव शैथिल्य का मतलब तनाव को कम करना। हमने बताया कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। इसके बाद पूरे विश्व में तनाव को कम करने के लिए प्रयास तेज हो जाते हैं, और इसी के तहत सैन्य जो खर्चे थे उसमें कटौती करने की बात होती है, हथियारों को जो है कम करने की बात होती है। तो इसी के तहत जो है एलटीबीटी, एनपीटी, साल्ट, स्टार्ट जैसी संधियों का सहारा लिया जाता है, और दोनों ही महाशक्तियां वार्ता के टेबल पर आकर तनाव को कम करने के लिए प्रयास करती हैं। तो इसी दौर को तनाव शैथिल्य का दौर कहा जाता है। तनाव शैथिल्य का मतलब तनाव में शिथिलता लाना, इसे देतांत भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2 अंकी 3 अंकी कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देखे। धन्यवाद।